हेलो एंड वेलकम। कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? प्रीलिम्स एग्ज़ाम के 1 महीने लगभग बचे हैं और तैयारी आपकी पूरे ज़ोर शोर से चल रही होगी। इसी क्रम में आपने अनुभव टेस्ट दिया होगा। आज की अपनी इस परिचर्चा में हम लोग अनुभव 5 के प्रश्नों पर बात करेंगे। जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हम विषयवार चलते हैं। उसी परंपरा पे आगे बढ़ते हुए हम लोग आज के इस डिस्कशन को भी आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले इस सेशन में हम लोग जो करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विविध खंड के प्रश्न हैं उसको देखेंगे। इस खंड से संबंधित कुल 10 प्रश्न थे इस पेपर में। इन्हीं 10 प्रश्नों को हम लोग अपनी इस परिचर्चा में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ आपको कुछ भौगोलिक संकेतक उत्पाद दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य दूसरे तरफ दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही मिला हुआ है। मतलब जीआई टैग वाले उत्पाद हैं और उसका संबंधित राज्य दिया गया है। ठीक, पहला है चन्ना पाटना खिलौना, कर्नाटक। दूसरा है लाकाडोंग हल्दी, मेघालय। और तीसरा है माजुली मास्क, असम। पूछा गया है कि इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। चलिए देखते हैं। देखो, ये जो चन्ना पाटना खिलौना है ये कर्नाटक से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। कर्नाटक के रामनगर या रामनगरा डिस्ट्रिक्ट है, रामनगरा जिला है। इसी में एक छोटा सा शहर है चन्नापटना, उसी के नाम पे ये चन्नापटना खिलौना है जिसको जीआई टैग दिया गया। हालांकि इसको जीआई टैग काफ़ी पहले दिया गया है, 2005 में ही इसको जीआई टैग मिला हुआ है। बट अभी हाल के दिनों में ये चर्चा में रहा था। 2 कारणों से चर्चा में रहा था, इसीलिए ये आपके प्रश्न में दिखा है। पहला कारण तो ये था कि अफगानिस्तान में वहाँ का जो एकेडमिक है, वहाँ पे चन्ना पाटना खिलौनों को बच्चों के एकेडमिक्स में शामिल किया गया। बच्चों के अकादमिक में इसको चन्ना पाटना खिलौनों को शामिल किया गया है। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण रहा था कि जो अभी कुछ दिनों पहले जो चीनी खिलौने थे उस पर कई कारणों से प्रतिबंध आरोपित किया गया। इसका जो चन्नापटना के लोग हैं, चन्नापटना खिलौने निर्माता हैं, उन्होंने काफ़ी स्वागत किया है। इससे जो देसी खिलौना निर्माण है उसको एक बढ़ावा मिलने की संभावना है। इस कारण भी ये चर्चा में था, इसीलिए ये सवाल आपको पूछा गया। जीआई टैग मिला हुआ है, कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक के रामनगरा डिस्ट्रिक्ट में चन्नापटना एक जगह है। बेसिकली चन्नापटना क्या होता है, आप एक इमेज देखो, ज़्यादा बेहतर आप समझ पाओगे इसको। ये देखो, ये जो इमेज है ये चन्नापटना खिलौनों के इमेज हैं। देखो इसको, ये लकड़ी से बनाया जाता है। एक जो इसकी सबसे शानदार विशेषता है, लकड़ी से बनाया जाता है और इस पे और पूरी तरह से होममेड है। मतलब घर में बनाया जाता है, घरेलू उत्पाद जो कारीगर हैं उनके द्वारा किया जाता है। दूसरा, इसकी एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता है, ये ऑर्गेनिक जो इस पे रंग किया गया है ये सब ऑर्गेनिक कलर है। तो बच्चों के लिए काफ़ी सेफ माना जाता है, इसको काफ़ी सुरक्षित है। एक और चीज़ जो बच्चों के लिए सुरक्षित बनाता है, इसका जो एज है, जो किनारे हैं, वो काफ़ी चपटे टाइप के हैं। मतलब आप इसको समझ सकते हो कि बहुत तीक्ष्ण नहीं है, बहुत चपटा या एक तरह से कह लो तेज किनारा नहीं है। तो बच्चों के खेलने के लिए उस दृष्टिकोण से भी यह सेफ है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी सेफ है क्योंकि प्लास्टिक का प्रयोग नहीं हो रहा है, लकड़ी का प्रयोग हो रहा है। क्लियर? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इमेज देख रहे हो, इसमें कई तरह के जो ये गुड्डे गुड़िया हैं उसकी इमेजेस होते हैं। कई सारे मैथमेटिकल पजल्स जो हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। जो विंटेज कार वगैरह है वो भी इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, चन्नापटना खिलौना। एक और चीज़ अगर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, अगर एक स्पेसिफिक सवाल सीधे सीधे चन्नापटना खिलौनों पे आ गया तो इसके अगर उद्भव और विकास की बात करें हम, तो इसका उद्भव विकास टीपू सुल्तान के समय 18वीं सदी से जुड़ता है। टीपू सुल्तान द्वारा पहली बार फारसी कुछ जो लकड़ी के निर्माता थे, खिलौने निर्माता थे, उनको बसाया गया वहाँ पे इस क्षेत्र में और उनको प्रश्रय दिया गया। वहीं से इसका विकास हुआ। एक व्यक्ति का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, वभास मियाँ। ठीक है, इनको फादर ऑफ चन्नापटना खिलौना बोला जाता है। ठीक है, वभास मियाँ, इनका भी नाम ध्यान रखेंगे। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ चन्नापटना खिलौना। क्लियर? तो इमेज से भी आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। आते हैं वापस हम प्रश्न पे। तो
चन्नापटना खिलौना समझ लिया हम लोगों ने विस्तार से, कहां से संबंधित है, कर्नाटक से। दूसरा जो विकल्प है लाकाडोंग हल्दी, लाकाडोंग हल्दी जो है ये मेघालय से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है, ये भी मैचिंग सही है। लाकाडोंग हल्दी दुनिया का सबसे बेहतरीन हल्दी इसको माना जाता है। क्यों सबसे बेहतरीन हल्दी माना जाता है कि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है करक्यूमिन, करक्यूमिन, उसकी मात्रा जो है ना हल्दी में पाया जाता है। करक्यूमिन काफी महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी के जो अधिकांश गुण हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में एक तरह से काम करता है, परंपरागत रूप से हमारे जो भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप का खाद्य पैटर्न है उसमें हल्दी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका जो एक महत्वपूर्ण अवयव है ये करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है, उसकी मात्रा इस लाकाडोंग हल्दी में काफी अधिक होती है, लगभग ये 7.5% तक होता है। ये इसको विशिष्ट बना देता है, जो लाकाडोंग हल्दी है इसको विशिष्ट बना देता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि करक्यूमिन का प्रतिशत जो है, जो एक प्रकार करक्यूमिन क्या है, एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है जो हल्दी में पाया जाता है, उसका प्रतिशत इस हल्दी में, लाकाडोंग हल्दी में काफी बेहतर होता है, काफी उच्च प्रतिशत रहता है, लगभग 7.5% तक होता है। ठीक है, यही इसकी विशेषता है। इसको हाल ही में, जैसे मैंने चन्नापटना को बताया कि इसको 2005 में दिया गया है जीआई टैग, अभी चर्चा में रहने के उसके अन्य कारण थे, बट लाकाडोंग हल्दी को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय का जो जयंतिया पहाड़िया वाला, आपने गारो खासी जयंतिया के बारे में पढ़ा होगा, सुन रखा होगा, जो जयंतिया पहाड़िया का क्षेत्र है उसके लाकाडोंग क्षेत्र में, उसके लाकाडोंग क्षेत्र में जो है ये हल्दी उत्पादित किया जाता है, जैविक कृषि के रूप में उत्पादित किया जाता है, ऑर्गेनिक तरीके से उपजाया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है लाकाडोंग हल्दी। क्लियर, आप इसको ध्यान में रखेंगे मेघालय में। तीसरा जो है माजुली मास्क, माजुली मास्क असम से। अगर ये आपको नहीं भी पता होता, इसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तीनों सही है। अगर आपको मजुली मास्क नहीं पता होता कि किस स्टेट से है तो मुश्किल है कि ये आपको नहीं पता हो। मास्क हटा दो, मजुली के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कुछ समय पहले इसको जिला का दर्जा दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट है असम का, तो वहीं से संबंधित है मजुली मास्क। उसे भी अभी हाल ही में, इन दिनों को, लाकाडोंग हल्दी को और मजुली मास्क को जो है अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक, तीनों विकल्प सही हैं और जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा आपको। तीनों सही हैं। चन्नापटना खिलौना हमने विस्तार से समझा, कर्नाटक में है। लाकाडोंग हल्दी मेघालय से संबंधित है। मजुली मास्क असम से संबंधित है। मजुली मास्क के साथ साथ आप यहां पे एक चीज और ध्यान रखोगे कि मजुली पांडुलिपि जो है, मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, मजुली पांडुलिपि, मजुली मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसे भी साथ के साथ जीआई टैग दिया गया है, तो उसे भी ध्यान में रखेंगे। दोनों संबंधित है मजुली असम से। मजुली मास्क क्या होता है? मजुली मास्क जो भवना नृत्य है, आपने असम में असम का जो भवना नाट्य परंपरा है उसके बारे में पढ़ रखा होगा आपने कला संस्कृति के खंड में। तो भवना नृत्य से संबंधित है और वहाँ उसमें जो नाट्य प्रदर्शन में जो मास्क का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न राक्षसों का, जानवरों का, देवताओं का, इस तरह के मास्क बनाए जाते हैं, वही माजुली मास्क है। वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। जो वैष्णव परंपरा असम में, अगर आप वैष्णव परंपरा की हम बात करें, असम के वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। अगर हम असम के वैष्णव परंपरा की बात करें तो असम के वैष्णव परंपरा में हम श्रीमद शंकर देव के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा होगा। शंकर देव 16वीं सदी के वैष्णव संत रहे हैं। इन्हीं के द्वारा जो सत्रिया नृत्य, भवना नाट्य, वैष्णव परंपरा, इनका असम के क्षेत्र में, जो अहोम राज्य था असम के क्षेत्र में जो विस्तार किया गया, उसी से संबंधित है ये दोनों, मजुली मास्क भी और मजुली पांडुलिपि भी। दोनों को अभी हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। एक इमेज है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो इससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये देखो, ये जो मास्क है, इसी तरह ये जो मास्क दिख रहा है आपको, ये मजुली मास्क का है। विभिन्न देवताओं, राक्षसों, पशु पक्षियों, जानवरों को दर्शाया जाता है इसके द्वारा।
क्लियर? तो ये मजुली मास्क का उदाहरण है और ये मजुली पांडुलिपि का उदाहरण है। इसका भी विकास श्रीमंत शंकर देव से जुड़ता है, जो वैष्णव परंपरा, वैष्णव संत रहे हैं, उन्हीं से जुड़ता है। जो मजुली पांडुलिपि है, इसका भी मतलब जो हम इतिहास देखें तो 16वीं शताब्दी में जाके जुड़ता है, वैष्णव परंपरा से संबंधित है। क्लियर? तो ये था मजुली मास्क और मजुली पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, वापस से प्रश्न को देखते हैं। 3 भौगोलिक संकेतक वाले हैं। चन्नापटना खिलौना कर्नाटक से संबंधित है, क्यों चर्चा में रहा था, विस्तार से हमने बात कर लिया। लाकाडोंग हल्दी हमने विस्तार से समझ लिया और मजुली मास्क हमने विस्तार से समझ लिया। क्लियर? तीनों सही था, तीनों सही था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर, इसमें कुछ इनिशिएटिव दिए गए हैं और उसके संबंध में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत की अध्यक्षता में हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी? पहला है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, दूसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी, तीसरा है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा और चौथा है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। पूछा गया है कि इसमें से कितने नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का विकल्प चयन करना है। तो देखो ये थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल हो गया, आपको पता होगा, आपने डेफिनेटली G20 को काफ़ी विस्तार से कवर किया होगा। तो G20 में आप देखोगे 2 चीज़ें काफ़ी चर्चित रही थी। ये जो विकल्प 3 और 4 है आपका, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इंडिया IMEC बोलते हैं इसको, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये G20 में ही प्रस्तावित किया गया था। ये क्या है? IMEC क्या है? IMEC है भारत को जो है मध्य पूर्व के माध्यम से, मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट बोलते हैं हम लोग पश्चिम एशिया के क्षेत्र को, मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप से जोड़ना है। यूरोप से जोड़ने वाला एक कॉरिडोर है, एक आर्थिक कॉरिडोर है। इसमें रेल विकास होगा, रेल कॉरिडोर भी होगा और पत्तन को जोड़ने वाला कॉरिडोर भी होगा। ठीक है, तो IMEC जो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह भारत मध्य पूर्व और यूरोप को, भारत को मध्य पूर्व के रास्ते यूरोप से जोड़ने वाला एक कॉरिडोर है। ठीक है, इसको कहां पे प्रस्तावित किया गया पहली बार? तो G20 का जो भारत में सितंबर 2023 में G20 की बैठक हुई थी, वहीं पे ये प्रस्तावित किया गया पहली बार। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा जो है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA, ये भी यहीं पे आप देखोगे कि भारत, बेसिकली इसमें भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारत है, ब्राजील है और USA है। अन्य भी राष्ट्र हैं, लेकिन प्रमुख जो फाउंडर मेंबर्स रहे उसमें भारत, ब्राजील और USA है। इनके द्वारा जो बायोफ्यूल है, जो जैव ईंधन है, उसके प्रयोग को बढ़ावा देना। जिस तरह से आपको याद होगा कि 2015 में पेरिस सम्मेलन में भारत ने क्या किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का के लिए, एक तरह से सोलर अलायंस के लिए एक प्रकार से आधार तैयार हुआ था, वहीं पे वो स्थापित हुआ था। उसी प्रकार से G20 में जो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है गठबंधन है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, उसकी भी स्थापना की गई। तो ये दोनों तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही G20 में थे। सही उत्तर आपका विकल्प C हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4। अब देखो ये जो पहला पूछा है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस हमने अपने PTS टेस्ट में इसके बारे में विस्तार से बात किया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में भी बात किया है हमने, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में भी बात किया है। जो ये ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस है, ये भारत द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ये G20 में नहीं प्रस्तावित किया गया था। कहां किया गया था? COP28 में, दुबई में COP28 का बैठक हुआ था, वहां पे भारत द्वारा क्या किया गया था, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, जो रिवर सिटीज अलायंस है जल शक्ति मंत्रालय का, उसी का एक वैश्विक स्तर पे एक सहयोग, एक प्रकार से समझ लो सहयोग समझौता है, जो अलग अलग रिवर सिटीज के लिए हैं, उसके विकास के लिए एक मुद्दा है। हमने विस्तार से इसके बारे में बात करा है। तो ये चीज जो है GRCA जो है, ये G20 में नहीं है, ये COP28 में कहां पे हुआ था?
दुबई में, भारत का ही इनिशिएटिव है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये वाला G20 से संबंधित नहीं है। दूसरा जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी, ये देखो ये पहले ही 2020 में ही जो ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI है, GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2020 में ही बन गया था। G7 के मेंबर द्वारा, 15 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके, उसके द्वारा किया गया था। अभी क्यों हाल में चर्चा है कि अभी भारत में इसका जो है भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिसंबर 2023 में इसका बैठक का अध्यक्षता किया गया है, इसकी बैठक की अध्यक्षता की गई है। भारत में इसकी बैठक हुई, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और भारत इसका अध्यक्ष है 2024 के लिए, इसलिए यह चर्चा में रहा, लेकिन ये G20 से संबंधित नहीं रहा है। क्लियर? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस भी नहीं रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी भी नहीं रहा है। सही उत्तर हमारा विकल्प सी था। इससे संबंधित आप कुछ इमेजेस देखो, ये जो है ये देखो यही IMEC है। IMEC में देखो आपको रेल रूट भी है और सी रूट भी है। अगर हम देखें इसके दो पार्ट, IMEC के बारे में एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे कि इसके दो पार्ट है या दो कॉरिडोर है। एक पूर्वी कॉरिडोर है, ठीक है, ये जो पूर्वी कॉरिडोर है यह भारत और जो अरब सागर का क्षेत्र है इसको जोड़ता है, और जो उत्तरी कॉरिडोर है इसका, दूसरा उत्तरी कॉरिडोर है, ये जो उत्तरी कॉरिडोर है ये आपको जो मध्य पूर्व का क्षेत्र है इसको यूरोप से जोड़ता है। आप देखोगे कि यहाँ भारत के जो तट हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के बंबई और गुजरात का तट, जो मुंद्रा तट है, वहाँ से होते हुए ये UAE के थ्रू आपको आगे देखोगे सऊदी अरब में रेल रूट है और यहाँ इजराइल के हाइफा तक पहुँचता है। फिर यहाँ से ये जो है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से होते हुए आप देखोगे कि जो दक्षिणी यूरोप के तट तक पहुँचता है। तो यही IMEC है, ये रूट भी आप एक बार ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर? रेल रूट भी होगा, सी रूट भी होगा। इसको ये जो IMEC है इसको क्या, इसको विकल्प कहा जा रहा है किसका? जो BRI है, चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका एक तरह से समझ लो कि प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग तरह के इनिशिएटिव, कॉरिडोर बनाने, आर्थिक कॉरिडोर बनाने के लिए भारत द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं निरंतर। एक और कॉरिडोर के बारे में आपने सुन रखा होगा, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उसी प्रकार से ये INSTC में कुछ बाधाएं रही है, तो IMEC भी जो है ये मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि IMEC में ऐसा नहीं है कि IMEC में बाधाएं नहीं है। अभी आप देखोगे कि इजराइल और फलस्तीन का जब से संकट चल रहा है, सितंबर में भारत में G20 की बैठक हुई जहां इस पे एक तरह से सहमति बनी थी इसमें काम करने के लिए, और अक्टूबर से जो इजराइल और हमास का जो युद्ध एक तरह से चल रहा है, तो उससे ये पूरा जो मध्य पूर्व का क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा इलाका है मध्य पूर्व का, एक बार फिर से अशांत हो गया। तो इसका विकास जो है IMEC का एक बार फिर से समझ लो कि अभी ठंडे बस्ते में चला गया, एक नए चैलेंजेस इसमें आ गए हैं। क्लियर? ध्यान रखना है इतनी चीजों को। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में हमने बात किया ही था कि भारत द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था, और ये जो है आपको ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। क्लियर? इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझ लिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पनामा नहर के संबंध में। पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह पनामा स्थल डमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक कृत्रिम जलमार्ग है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका स्वामित्व व संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका और पनामा गणराज्य द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तीसरा है, मध्य पनामा में चाग्रेस नदी पनामा नहर के जल ग्रहण क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। आपसे पूछा गया है कितने कथन सही हैं। चलो देखते हैं। अगर पनामा नहर की हम बात करें
तो पनामा नहर क्या, अगर आपको इसके लोकेशन के बारे में पता होगा, ये अगर हम उत्तर अमेरिका मान ले, ये मध्य अमेरिकी क्षेत्र मान ले, तो यहां पे एक छोटा सा देश है पनामा, ठीक है। ये क्या है, अटलांटिक महासागर, ठीक है, और ये प्रशांत महासागर। तो इसी दोनों को जोड़ने वाला यहां पे एक आर्टिफिशियल नहर है, पनामा नहर। पनामा कैनाल जो है एक आर्टिफिशियल नहर है, ठीक है। तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में मध्य अमेरिका की पट्टी है, उसमें एक छोटा सा देश है पनामा, वहीं से उसी देश के से गुजरता है, इसी कारण इसका नाम जो है पनामा नहर है। अब देखो ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये पनामा स्थल डमरू मध्य को, स्थल डमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक कृत्रिम जल मार्ग है। स्थल डमरू मध्य क्या होता है, दो बड़े जलीय भूभाग को अलग करने वाला एक पतला सकरा सा पट्टी, वहीं पे बना हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ता है जो पनामा स्थल डमरू मध्य के माध्यम से, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इसका स्वामित्व व संचालन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और पनामा गणराज्य द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। नहीं, ये गलत है। अगर आपको पनामा नहर के विकास के बारे में बात करें तो पनामा नहर 1904 से बनना चालू हुआ था और 1914 में चल कर तैयार हुआ था। 15 अगस्त 1914 को यह ऑफिशियली जो है ओपन किया गया था, ठीक है। 1999 तक जो था इसका संचालन, सारा अधिकार जो था ये यूएसए के पास था, ठीक है। 1999 में यूएसए द्वारा इसके संचालन और इसके जो स्वामित्व का अधिकार है वो किसको सौंप दिया गया, पनामा गणराज्य को। तो वर्तमान में जो है यूएसए का इस पर अधिकार नहीं है, क्लियर। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, इसलिए पनामा के पास इसका अधिकार है, क्लियर। तीसरा देखो, मध्य पनामा में चाग्रेस नदी। अब देखो ये प्योर ज्योग्राफी वाला सवाल हो गया। यदि आपने उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका मध्य अमेरिका के जो भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा होगा ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में, तो वहां पे आपने चाग्रेस रिवर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो चाग्रेस नदी जो, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पनामा कैनाल एक महत्वपूर्ण, दुनिया के दो जो सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम नहर हैं उसमें से एक पनामा नहर, दूसरा स्वेज नहर है। दोनों अभी हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। तो इसके आसपास के लोकेशन के संबंध में तो आपको विस्तार से ध्यान में रखना ही चाहिए। तो ये चाग्रेस रिवर जो है पनामा नहर के जल ग्रहण क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही बात, महत्वपूर्ण नदी है और ये सही है। तो पूछा है आपसे कितने कथन सही हैं, तो एक कथन गलत है, विकल्प बी जो है, दो कथन आपके सही हैं, केवल दो। पहला और तीसरा कथन जो है सही है, दूसरा कथन गलत है। अब देखो ये सवाल पूछा क्यों, मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले कि पनामा और स्वेज जो दो महत्वपूर्ण कृत्रिम जल मार्ग हैं वो दोनों अभी चर्चा में रहे थे। पनामा इसलिए चर्चा में रहा कि लगातार सूखे के कारण ना इसको मतलब कई साल इस पे लिमिट लगाया गया कि कितने जहाज पार कर सकते हैं। पनामा की विशेषता देखोगे तो पनामा में क्या है कि लॉक सिस्टम है, लॉक सिस्टम, ताकि जल को जो है मतलब जल की मात्रा को जो है बढ़ा घटाकर जो जहाज हैं उसके मतलब उसके आवागमन को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से लॉक सिस्टम बने हुए हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक इमेज के माध्यम से भी इसको, इस लॉक सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। तो चर्चा में इसलिए रहा था कि लगातार सूखे के कारण जो है जो जहाज पार करने की सीमा है वो तय कर दी गई थी। प्रतिदिन 32 जहाज पार करने की सीमा तय कर दी गई थी, इसीलिए ये पनामा नहर चर्चा में है। स्वेज नहर क्यों चर्चा में है? स्वेज नहर आप देखोगे वहां पे जो हुती विद्रोही द्वारा है, लगातार लाल सागर संकट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो लाल सागर, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो लाल सागर का क्षेत्र अगर संकट में है, तनाव में है, आतंकवादी हमलों के चपेट में है, तो डेफिनेटली जो एक व्यापार मार्ग, एक जो महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है वो बाधित हो रहा है। तो ये दोनों चर्चा में है, दोनों के बारे में, इसके आसपास के लोकेशन, इसके डेवलपमेंट, इसके हिस्ट्री, हर कुछ के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन रखना है। पनामा नहर के बारे में हम लोगों ने लगभग जो काम की जानकारी थी यहाँ हम लोगों ने देख लिया। कब तैयार हुआ? 1904 से 14 में यूएसए द्वारा, 1999 तक यूएसए के पास था अधिकार, 1999 में पनामा को हैंडओवर कर दिया गया। चाग्रेस रिवर एक महत्वपूर्ण रिवर, सबसे बड़ी नदी है पनामा नहर के जल ग्रहण क्षेत्र में। क्लियर?
अब इसके लोकेशन को आप देख सकते हो, देखो ये है पनामा कैनाल। यहां पे अगर आप देखोगे, दिख रहा है। अगर हम ये वाला तट देखें, यूएसए का ही जो पूर्वी तट है, इससे अगर हमको पश्चिमी तट पे जाना पहले होता था, जब पनामा नहर नहीं बना था, तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा, लगभग 21,000 किलोमीटर के आसपास का दूरी तय करना पड़ता था। और अब ये मान लो कि यहाँ पे ये वाला न्यूयॉर्क वगैरह है पूर्वी तट पे, और यहाँ सैन फ्रांसिस्को वगैरह जो पश्चिमी तट पे है। तो पूर्वी तट से पश्चिमी तट पे जाने के लिए पनामा नहर बनने के बाद जो है मात्र दूरी कितनी रह गई, 8,000 किलोमीटर। पहले कितनी हुआ करती थी, 21,000 किलोमीटर। तो काफी महत्वपूर्ण रहा था। एक और इमेज है जिसको आप देख लो कि न्यूयॉर्क से अगर संघाई जाना था तो पहले कितनी दूरी थी, 30,500 किलोमीटर। अब कितनी दूरी हो गई, 19,500 किलोमीटर। तो लगभग जो है 10 से 12,000 किलोमीटर की मतलब जो दूरी है कम हुई है। अगर हम न्यूयॉर्क से संघाई की बात करें, उसी प्रकार लगभग 12-13 हज़ार दूरी कम हुई है अगर न्यूयॉर्क से किसी को यूएस के पूर्वी तट से पश्चिमी तट पे जाना है। क्लियर? तो एक महत्वपूर्ण नहर है वैश्विक व्यापार के दृष्टिकोण से, व्यापार मार्गों के दृष्टिकोण से। ठीक है, मैंने कहा था आपको लॉक सिस्टम के बारे में कि यहाँ पे इसमें लॉक सिस्टम बना हुआ है। ये देखो, यही रिप्रेजेंट कर रहा है लॉक सिस्टम को, कि जल की जो मात्रा है ना उसको बढ़ाया घटाया जाता है ताकि जहाज सही से, ये मतलब जो जहाज़ों को के आवागमन के लिए जो जल की मात्रा नहर में होनी चाहिए उसको इस लॉक सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो ये भी एक स्टेटमेंट आपके एग्जाम में दे सकता है कि लॉक सिस्टम है, पनामा नहर में है, सुएज कैनाल में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। क्लियर? चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। देखिए आपके स्क्रीन पर है। ये हाल ही में आरंभ किए गए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, वाहनों की रेटिंग सुरक्षा सुविधाओं और उत्सर्जन मानकों के आधार पर की जाएगी। दूसरा है, यह केवल यात्री वाहनों पर लागू होगा। तीसरा है, कुछ मामलों को छोड़कर निर्माताओं के लिए यह परीक्षण स्वैच्छिक है। पूछा गया है कि कितने कथन सही हैं। ठीक है, ये भारत न्यू कार असेसमेंट है, भारत, इसको हम न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एनसीएपी, भारत एनसीएपी है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, नितिन गडकरी जी का जो मंत्रालय है उसके द्वारा। ठीक है, ये क्या है, मतलब जो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, ये एक प्रकार, एक लाइन में याद रखो, ये क्रैश टेस्ट है। कार जब टक्कर होता है ना कार का, उससे संबंधित टेस्ट है ये, क्रैश टेस्ट है। कार वाहनों के टक्कर के संबंध में कोई वाहन कितना सुरक्षित है उसी से संबंधित टेस्ट है ये। ये क्या करेगा, रेटिंग देगा, 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग देगा कि वाहन कितने सुरक्षित हैं, क्रैश टेस्ट के अंतर्गत कितने सुरक्षित हैं। अगर हम इसको लागू करने की बात करें तो 1 अक्टूबर 2023 से ये लागू है। क्लियर? अब पढ़ते हैं हम लोग स्टेटमेंट को। इतनी बेसिक बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। वाहनों की रेटिंग सुरक्षा सुविधाएं और उत्सर्जन मानक, कहीं भी उत्सर्जन मानक के बारे में हमने बात किया है, इसमें कहीं उत्सर्जन मानक की बात कर रहा है, एकदम नहीं। तो उत्सर्जन मानक की कोई बात नहीं है। क्रैश टेस्ट, टक्कर के संदर्भ में कितना सुरक्षित है कोई वाहन, उससे संबंधित है। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा, यह केवल यात्री वाहनों पर लागू होता है, बिल्कुल सही, ये बात एकदम सही है कि यह केवल यात्री वाहनों पर लागू होता है। वैसे कार जिसमें कि आप देखो यात्री वाहन है, वैसे कार जिसमें ड्राइवर प्लस जो है 8 सीट, अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है, 8, 1+8, मतलब ड्राइवर प्लस अधिकतम 8 सीटों वाला जो वाहन है उसके लिए ये लागू होता है। ये मूलतः यह जो है स्वैच्छिक है, मतलब कोई बाध्यकारी नहीं है, स्वैच्छिक है। मूलतः क्या है, स्वैच्छिक है। लेकिन कुछ मामलों, जो तीसरा स्टेटमेंट है, कुछ मामलों को छोड़कर निर्माताओं के लिए परीक्षण स्वैच्छिक है। कुछ मामलों, वे कौन से मामले हैं,
देखो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट सीधा सीधा ऐसे भी लिखा रहा कि यह परीक्षण स्वैच्छिक है निर्माताओं के लिए, तो आप इसको सही मानेंगे। कुछ मामलों में बाध्यकारी हो सकता है। कौन से मामलों में बाध्यकारी हो सकता है? यदि सरकार द्वारा, जो संबंधित मंत्रालय है उसके द्वारा कुछ खास वाहनों के लिए इस तरह का मैंडेटरी कर दिया गया कि किसी खास चीज में प्रयुक्त वाहन जो है उसमें ये क्रैश टेस्ट होना चाहिए, तो वहां बाध्यकारी हो जाएगा। दूसरा, जो बेसिक मॉडल होता है किसी भी गाड़ी का, बेसिक मॉडल जो है, बेसिक मॉडल कह लें या जो सबसे लोकप्रिय मॉडल है जिसकी 30,000 से अधिक सेलिंग है, उसकी 30,000 से अधिक यूनिट बिक रही है मार्केट में, सबसे बेसिक है उसका, उसके संदर्भ में ये बाध्यकारी हो सकता है, मतलब किया जाना, मैंडेटरी किया जा सकता है। फिलहाल बाध्यकारी नहीं है, स्वैच्छिक ही है। जो बेसिक, अगर आपने कार के संदर्भ में अगर आप थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा तो कई सारे उसके मॉडल होते हैं। बेसिक कार, आप कोई भी कार उठा लो, मतलब उसमें अल्फा, बीटा, जीटा, इस तरह के अलग अलग कार के वेरिएंट्स आते हैं। तो जो बेसिक वेरिएंट है उसके लिए ये टेस्ट जो है जरूरी किया जा सकता है। अगर 30,000 से अधिक उसकी सेलिंग हो रही है, 30,000 से अधिक यूनिट सेलिंग हो रही है, तो उसके लिए मैंडेटरी किया जा सकता है। ठीक, ये मिनिस्ट्री द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है। कुछ और बातें आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। जो इसके इस टेस्ट में है ना, दो तरह का टेस्ट मतलब शामिल है इसमें। एक तो बेस मॉडल टेस्ट जो मैंने अभी बताया आपको, और दूसरा मंत्रालय की सिफारिश पे टेस्ट के। अगर हम बात करें कि मानदंडों पे, किन किन मानदंडों पे यह टेस्ट किया जाता है, तो 3 मानदंड हैं इसके। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। 3 मानदंड कौन सा है? पहला मानदंड है कि वयस्कों की सुरक्षा। मान लो कोई कार का टक्कर हुआ, ठीक है, तो वो कार टक्कर की स्थिति में, टक्कर का जो क्रैश टेस्ट होता है अलग अलग स्पीड पे टेस्ट होता है कि वाहन किस स्पीड पे था। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पे था, और उसमें कितनी क्षति होगी। ठीक, पहली बात। दूसरा, ये जो 3 मानदंड होंगे इस टक्कर की स्थिति में, पहला क्या है कि वयस्कों के लिए कितना सुरक्षित है वाहन, दूसरा क्या है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है, और जो सुरक्षा सुविधाएं होती हैं वाहन में, तीसरा जो मानदंड है सुरक्षा सुविधाएं, आप देखोगे एयरबैग और अन्य जो सुरक्षा सुविधाएं हैं उसके संदर्भ में ये वाहन कितना सुरक्षित है। तो इन 3 मानदंडों पे वाहन का टेस्ट होगा। क्लियर? कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, वयस्कों की सुरक्षा के लिए, और जो वाहन के सेफ्टी फीचर्स हैं लाइक एयरबैग वगैरह जो खुलते हैं, तो उसके दृष्टिकोण से कितना सुरक्षित है वाहन। ठीक है, इसमें मतलब एक पॉइंट और आप ध्यान में रख सकते हो कि टेस्ट जो है 3 अलग अलग तरीके से मतलब होता है। एक तो फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट बोलते हैं, दूसरा को साइड इम्पैक्ट टेस्ट बोलते हैं, और पोल साइड टेस्ट बोलते हैं। हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, मतलब संभावना कम है कि ये आपसे पूछा जाए, लेकिन जो मानदंड है कि किन मानदंडों पर टेस्ट होगा वो आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? एक चीज और आप यहां देखोगे कि वैश्विक मानक अलग अलग मतलब देखोगे अलग अलग देशों में इसको, अपना जो विशेषकर जो पश्चिमी देश हैं, यूएस और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे अलग अलग मानक हैं इसके। आप 2018 में टाटा का जो वाहन है वो पहला मतलब वाहन है जो वैश्विक मानकों के स्तर पर उसको रेटिंग दी गई थी। ठीक है, अन्य जो भारतीय निर्माता हैं, वाहन के स्वदेशी निर्माता हैं, उनके संदर्भ में ये अभी लागू किया जाएगा। ठीक, टाटा के लिए मतलब पहले टाटा जो है वैश्विक मानकों के अनुरूप रेटिंग प्राप्त करने वाली पहली कंपनी है। इस तरह से आप इस तथ्य को ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर? ये देखो, ये क्रैश टेस्ट में जो है मान लो इस तरह के टेस्ट दिखाने होते हैं। गाड़ी किस स्पीड से आ रही है, अलग अलग स्पीड पे कितनी क्षति पहुंचेगी, कौन से पैसेंजर को कितनी क्षति पहुंचेगी, कितना सुरक्षित है, इसके आधार पर रेटिंग दिया जाएगा 1 से 5 तक। 1 न्यूनतम सुरक्षित और 5 अधिकतम सुरक्षित। क्लियर? अगला जो है प्रश्न संख्या 82। देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 82। हाल ही में महासचिव द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू करने से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरे में डालने वाली एक विशिष्ट स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित हुआ।
निम्नलिखित में से कौन इस अनुच्छेद को लागू करने के महत्व एवं निहितार्थ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सिंपल, अगर हम इस बड़ा सा स्टेटमेंट दिया गया है, अगर हम इसको एकदम कीवर्ड में तोड़ें तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 है, इसके बारे में आपसे ये सवाल पूछा गया है। अब देखो, इसमें से एक बात तो आपको प्रश्न में ही बता दिया गया है लागू करने से। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरे में डालने वाली विशिष्ट स्थिति के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास यह अधिकार है कि कोई ऐसी स्थिति आ गई है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को खतरा में डाल रहा है, तो उस स्थिति में जो है ये आर्टिकल 99 जो यूएन चार्टर का अनुच्छेद 99 है, उसका प्रयोग महासचिव द्वारा किया जाएगा। क्लियर? अब देखो, इसमें अब उसी के हिसाब से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह स्थिति के संबंध में सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों पर महासचिव को अस्थायी वीटो शक्ति प्रदान करता है। सुन के भी थोड़ा सा रेशनल लग रहा है कि महासचिव को सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर वीटो, अगर ऐसी स्थिति होती तो यूएन में तो रिफॉर्म वाली जो बातें करते रहते हैं हम लोग, वो तो स्वतः खत्म हो गया होता। कि अगर महासचिव यूएन में, अगर हम समस्या देखें तो यूएन में समस्या एक क्या रहती है कि यूएनएससी द्वारा जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसके सदस्यों द्वारा, जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, उनके द्वारा वीटो किया जाता रहता है अलग अलग निर्णयों पे। महासचिव के पास कोई वीटो संबंधी अधिकार इस तरह का नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है। ठीक है? अब देखो होता क्या है इसमें। आर्टिकल 99 में जो है यूएन महासचिव ये कहेगा, सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट कराएगा। कब? कि जब अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अभी सोचो कि अभी क्या हो गया, क्यों ये चर्चा में है। तो अभी आप देखोगे इजराइल की जो गतिविधियां रही है, इजराइल हमास में जो संघर्ष चल रहा है, तो इजराइल की जो गतिविधियां रही है गाजा में, उसको लेकर जो है महासचिव एंटोनियो गुतरेस द्वारा आर्टिकल 99 के तहत सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट करवाया गया, इसीलिए ये चर्चा में था। क्लियर? तो आपको किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अनुच्छेद 99 है, चर्चा में रहा था, किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि महासचिव किसी भी ऐसी स्थिति जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रभावित कर रही है, उसके संदर्भ में, ऐसा कोई आपातकालीन या विशिष्ट स्थिति हो गई है, तो उसके संदर्भ में यूएनएससी का ध्यान आकृष्ट करेगा, इससे संबंधित है। क्लियर? क्यों चर्चा में रहा कि एंटोनियो, अभी जो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं, उनके द्वारा क्या किया गया है, उनके द्वारा यूएनएससी का इजराइल का जो गजा में गतिविधियां हैं, ध्यान आकृष्ट किया गया है, इसीलिए चर्चा में था। दूसरा स्टेटमेंट देखो, यह संभावित युद्ध अपराधों, पोटेंशियल वॉर क्राइम्स की जांच के मामले को स्वचालित रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये बिल्कुल गलत है। अब अगर हम बात करें यूएनएससी की, तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ क्यों जाएगा? इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ बात करेंगे, और ऐसा कोई प्रावधान अनुच्छेद 99 से संबंधित नहीं है, ये गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। पूछा गया कौन सा सही है, तो विकल्प डी, ना तो 1 ना ही 2। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो, यूएन चीफ इन्वोक्स आर्टिकल 99 ऑन गजा। ये इमेज भी अगर आपके ध्यान में रह गया तो आप, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया तो आप कर सकेंगे उसे। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 84, ये संबंधित है आपको पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक वर्ष में हम लोग। प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। आमतौर पे यूपीएससी ऐसे प्रश्न कम पूछता है, लेकिन फिर भी ऐसी परंपरा रही है। प्रश्न कोई महत्वपूर्ण स्पोर्टिंग इवेंट हुआ है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 ओलंपिक वर्ष है, तो इसके संदर्भ में ही ये प्रश्न है और ये पूछा जा सकता है आपसे। तो जो बेसिक बातें हैं आप ध्यान में रखें। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कब से कब तक ओलंपिक है। अगर हम ओलंपिक ईयर टाइम पीरियड की बात करें तो 26 जुलाई से 11 अगस्त, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच जो है ये ओलंपिक आयोजित होगा, जो पेरिस ओलंपिक है 2024। अब देखो, पहला स्टेटमेंट है ब्रेक डांसिंग को पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है।
ब्रेक डांसिंग एक प्रकार का स्पोर्ट्स है जो कि अर्बन डांस और एथलेटिज्म का एक समायोजन है। आप थोड़ा अगर चाहो तो यूट्यूब पे आप इसके बारे में, हालांकि बहुत डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा, संभावना कम है कि ब्रेक डांसिंग में क्या होता है, बट इतना समझो कि ब्रेक डांसिंग क्या है, एक प्रकार का जो मतलब अर्बन डांस फॉर्म है उसको एथलेटिक्स के साथ, उसको मतलब एक तरह से जिम्नास्टिज्म के साथ जोड़कर एक प्रकार का स्पोर्ट्स इवेंट है। तो फर्स्ट टाइम इसको बस इतना ध्यान में रखो कि ये जो ब्रेक डांसिंग है, इसको ब्रेकिंग भी बोलते हैं ब्रेक डांसिंग को, उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, 2024 के ओलंपिक में फर्स्ट टाइम, मतलब ओलंपिक के इतिहास में ये बहुत सारे स्पोर्ट्स क्या होते हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड किए जाते रहते हैं, लेकिन ये जो है पहली बार ओलंपिक इतिहास में, जो आधुनिक ओलंपिक के इतिहास में पहली बार इसको इंक्लूड किया गया है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा देखो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल जो है भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो जो शरद कमल हैं ये ध्वजवाहक होंगे, और मैरी कॉम को सेफ डी मिशन रखा गया था। सेफ डी मिशन यानी कि जो इस पूरे इवेंट की प्रमुख होगी भारतीय दल की, वो कौन थी, एमसी मैरी कॉम, प्रसिद्ध मुक्केबाज जो हैं। लेकिन अभी अगर आप न्यूज़पेपर का फॉलो कर रहे होगे तो इन्होंने निजी कारणों से इससे वापस अपना नाम वापस ले लिया है। क्लियर? तो दोनों कथन सही है, विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत और भी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कि इस ओलंपिक के संदर्भ में, जो पेरिस ओलंपिक है, कि एक दो चीज़ें कि इसमें भारतीय दल कितने सदस्यों का दल जा रहा है, थोड़ा बहुत चर्चा में आ गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं जहां भारत पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप एक बार गो थ्रू कर लो इसको। संभव है कि कई बार आप देखोगे, एक बार आप मुख्य परीक्षा में आपने देखा होगा कि फार्मूला 1 रेसिंग के संदर्भ में एक बार सवाल पूछा गया है, तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी रहता है। बेसिक बातें, कुछ बातें तो हमने यहाँ कवर कर लिया, एक दो चीज़ें कि भारतीय दल मतलब कितने सदस्यों का दल भेजा जा रहा है, कौन सा मेजर मतलब स्पोर्ट्स हैं जिसमें भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जो टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल हैं, इनका नाम तो आप यहीं ध्यान में रखोगे, और एमसी मैरी कॉम वाला सेफ डी मिशन जो थी, जिन्होंने अभी हाल ही में निजी कारणों से अपना नाम वापस ले लिया, दोनों फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये देखो, यही है ब्रेक डांसिंग या ब्रेकिंग बोलते हैं इसको। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। देखिए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी दो न्यायाधीश कभी भी एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। इसे व्यक्तियों द्वारा लाए गए मामलों की सुनवाई को लेकर क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यदि कोई देश आईसीजे के निर्णय का पालन करने में विफल रहता है तो दूसरे पक्ष को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सहारा लेना पड़ सकता है। पूछा गया है कि कितने कथन सही हैं। चलो देखते हैं। देखो, ये भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से अपने पीटीएस टेस्ट में कम से कम 2 बार तो जरूर बात किया है। महत्वपूर्ण है, काफी चर्चा में रह रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर को गो थ्रू कर रहे होगे, फिर से एक बार क्यों चर्चा में रह रहा है कि गजा पे जो इजराइल की गतिविधि है उसके संदर्भ में, उसी से संबंधित है। साउथ अफ्रीका द्वारा, दक्षिण अफ्रीका द्वारा एक जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, वहां पे एक मतलब समझ लो एक याचिका दायर की गई है कि इजराइल की गतिविधियों के संदर्भ में, मतलब इजराइल की गतिविधियों को रोकने से संबंधित है, इजराइल की गतिविधियों को नरसंहार के रूप में, जेनोसाइड के रूप में घोषित करने के लिए। ठीक है, इसी कारण ये चर्चा में है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल की गतिविधियों के विरुद्ध क्या कहा गया है कि इजराइल की गतिविधियों को नरसंहार या जीनोसाइड, और अभी हाल ही में आईसीजे ने कहा है कि वो, इजराइल ने कहा था कि इसको रिफ्यूज किया जाए, बट आईसीजे ने अभी हाल ही में कहा है कि वो इसको रिफ्यूज नहीं करेगा, मतलब इस पे चर्चा होगी। अब आते हैं प्रश्न पे। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी दो न्यायाधीश कभी भी एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सही, सुनने में तार्किक लगता है ये।
अगर हम आपने आईसीजे के संगठन को पढ़ा होगा, इसके कंपोजिशन को पढ़ा होगा, तो इसमें कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 जज होते हैं, अलग अलग देशों से होते हैं। कितने अवधि के लिए ये चुने जाते हैं? 9 वर्ष के लिए। और प्रत्येक 3 वर्ष में जो है 1/3 न्यायाधीश जो हैं बदल दिए जाते हैं, मतलब रिप्लेस होते हैं। ठीक है, वो राज्यसभा टाइप का थोड़ा बहुत मतलब ये आप ध्यान में रख सकते हो। कुल कितने न्यायाधीश? 15। कार्य अवधि 9 वर्ष। कोई भी एक देश से 2 न्यायाधीश नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब एक न्यायाधीश मतलब अपने पद से हटता है, उसके पद अवधि समाप्त होती है, तो दोबारा निर्वाचित होने योग्य है वो। क्लियर? इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आईसीजे का कहां पे है? ये द हेग में पीस पैलेस है। बेसिक बातें हैं, लेकिन देखो चर्चा में आया तो 1-2 स्टेटमेंट आपको करंट के रेफरेंस में पूछा जा सकता है, 1-2 स्टेटमेंट आपको जो स्टैटिक पार्ट है उसके रेफरेंस में पूछा जा सकता है। तो द हेग जो है नीदरलैंड्स का, वहां के पीस पैलेस में जो है ये इसका हेडक्वार्टर है। और जो यूएन की एजेंसीज है, यूएन की जो 6 प्रमुख एजेंसीज है, उसमें से एकमात्र ये एजेंसी है जो आईसीजे है, वो न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी 5 जो है न्यूयॉर्क में है। 6 प्रमुख एजेंसियों में एकमात्र है जो कहां पर है? हेग में। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। इसे व्यक्तियों द्वारा लाए गए मामलों की सुनवाई को लेकर क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। बिल्कुल सही, सुनने में रैशनल लग रहा है कि व्यक्ति, अब मान लो कि अब पता चला कोई व्यक्ति पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि हमारा ये विवाद है या इससे संबंधित विवाद है, तो ये मतलब सुनने में तार्किक नहीं लग रहा है। ऐसा यहां पे क्या होगा कि जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो जा सकते हैं, और 2 तरह का इसका क्षेत्राधिकार है। एक तो जो भी राष्ट्र पहुंचे, 2 सदस्य राष्ट्र, उनके बीच अगर कोई विवाद है कोई भी, तो उनके दोनों की सहमति के आधार पर ये मुद्दा को आईसीजे में पहुंचाया जाए, आईसीजे में उस पर चर्चा होगी। ठीक, और इसमें जो निर्णय देंगे विवादास्पद मुद्दों पे, ये सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। बाध्यकारी होगा सदस्य राष्ट्रों पर। अगर 2 सदस्य राष्ट्र जाते हैं अपने किसी विवाद को लेके आईसीजे में, तो जो भी निर्णय होगा वो बाध्यकारी होगा। दूसरा, कुछ एक सलाहकारी, जो यूएन की एजेंसी है वो कोई सलाह मांग सकती है आईसीजे से किसी भी मुद्दे पे न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत कोई भी सलाह मांग सकती है। ये जो सलाहकारी जो डिसीजन होगा, जो भी सलाह दी जाएगी, ये बाध्यकारी नहीं होगी यूएन की एजेंसीज पर। इस चीज को ध्यान में रखना है। तीसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, यदि कोई देश आईसीजे के निर्णय का पालन करने में विफल रहता है, दूसरे पक्ष को यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सहारा लेना पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने कहा कि ये क्या है कि बाध्यकारी है। आईसीजे का निर्णय 2 सदस्य राष्ट्र सहमति से गए, वहां पर जो भी निर्णय दिया आईसीजे ने वो दोनों राष्ट्रों पर बाध्यकारी होगा। क्लियर? तीनों स्टेटमेंट सही है। विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ और बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। आईसीजे का 1945 में ये बना, 1946 अप्रैल 1946 से काम करना चालू किया है। यूएन का जो है मुख्य न्यायिक, मतलब आप विश्व न्यायालय, यूएन का मुख्य न्यायिक बॉडी जो है उसके रूप में जाना जाता है। अगर हम यहाँ के लैंग्वेज की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे है वो फ्रेंच और इंग्लिश है। तो इतनी आधारभूत बातों को आपको साथ के साथ ध्यान में रखना है। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका और इजराइल का जो मुद्दा है, इजराइल में जो गजा की गतिविधि रही है उसके विरुद्ध साउथ अफ्रीका द्वारा जिनोसाइड का मामला लाया गया आईसीजे में, इसलिए यह चर्चा में था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 86, एक बार फिर से एक स्पोर्ट्स पे है, स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, यह कठोर सतह वाले मैदान, हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। दूसरा है, रोहन बोपन्ना ओपन युगल में, यह थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन में गलती हो गया है, ओपन युग होना चाहिए, ओपन एरा बोलते हैं। ओपन युग में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सर्वाधिक आयु के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। पूछा गया है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। चलो देखते हैं।
देखो ये चर्चा में फिर से एक महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स इवेंट है, बट आमतौर पर यूपीएससी का ट्रेंड थोड़ा कम रहा है इस तरह के, लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट है ग्रैंड स्लैम के बारे में। ग्रैंड स्लैम किसको कहते हैं? टेनिस में 4 जो इवेंट्स होते हैं, 4 अलग अलग मतलब प्रतियोगिताएं हैं जिसको ग्रैंड स्लैम का दर्जा दिया जाता है। ग्रैंड स्लैम इसमें कौन सब है? एक होता है आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपने सुन रखा होगा, ये सारे नाम बहुत लोकप्रिय हैं। दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, और चौथा यूएस ओपन। ठीक है, इन चारों प्रतियोगिताओं को क्या कहा जाता है? टेनिस की सबसे प्रमुख प्रतियोगिताओं में से है, शामिल है, सबसे प्रमुख प्रतियोगिता है टेनिस की, और 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। इन चारों को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, सम्मिलित रूप से ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ठीक है, जो अगर हम इसके क्रम की बात करें, वर्ष में प्रत्येक वर्ष ये इसका आयोजन होता है, तो अगर हम इसके क्रम की बात करें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आमतौर पे आप देखोगे जनवरी के माह में होती है। फिर आप फ्रेंच ओपन मई जून के महीने में होता है। विंबलडन, देखो नाम से ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया जाता है, मेलबर्न में आयोजन किया जाता है। दूसरा फ्रेंच ओपन फ्रांस से संबंधित है, फ्रांस में आयोजन होता है। विंबलडन जो है इसका आयोजन ब्रिटेन यूके में होता है। ठीक है, विंबलडन नाम ध्यान में होगा ही आपके, बस मैं क्विकली गो थ्रू करवा दे रहा हूँ। विंबलडन ब्रिटेन से संबंधित है और यूएस ओपन यूएस से संबंधित है। इन चारों प्रतियोगिताओं को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। अब यहाँ पे 2 टर्म, एक टर्म और है ओपन एरा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये संभव है ग्रैंड स्लैम और इन चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में आप अवगत हो, लेकिन संभव है कि आप ओपन एरा के बारे में जानकारी आपके पास नहीं हो। तो ओपन एरा जो है 1968 से जो है, इस 1968 से पहले क्या था कि केवल जो शौकिया खिलाड़ी थे उनको वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। जो प्रोफेशनल्स थे उनकी एंट्री नहीं थी। 1968 से इसमें प्रोफेशनल्स की एंट्री हुई, इसीलिए इसको ओपन एरा बोला जाता है। ठीक, तो ओपन, हालांकि इनके इतिहास की, अगर हम इन चारों प्रतियोगिताओं के इतिहास की बात करें तो वो काफ़ी पुराना है, लेकिन ओपन एरा कब से शुरू हुआ? 1968 से, यानी कि प्रोफेशनल्स की एंट्री हुई। अब प्रोफेशनल्स इसमें प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। अब इसके एक और जो अंतर है इसमें, जो जिस पे ये सवाल पूछा गया है कि हार्ड कोर्ट, जो इसके सतह, ये जो चारों प्रतियोगिताएं हैं ग्रैंड स्लैम की, इसमें जो एक सबसे बड़ा अंतर है इसके सतह को लेके अंतर है और इंडोर आउटडोर को लेके अंतर है। तो जो 2 प्रतियोगिताएं हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है वो कठोर सतह पर, हार्ड सरफेस पर ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो ये वाला पहला स्टेटमेंट जो है इसी से गलत हो गया कि यह कठोर सतह वाले मैदान पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। गलत, कठोर सतह पर 2 यूएस ओपन भी होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी होता है, यूएस ओपन भी होता है। थोड़ा अंतर है, बट इन जनरल दोनों को हम कठोर सतह, हार्ड सरफेस पे ही बोल लेते हैं। थोड़ा अंतर है दोनों के हार्ड सरफेस में, बट इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड सरफेस पे होता है। जो विंबलडन होता है, विंबलडन की अगर हम बात करें तो ये ग्रास सरफेस पे होता है, घास पर खेला जाता है। और जो फ्रेंच ओपन है वो लाल बजरी, रेड क्ले पर खेला जाता है। तो सरफेस को लेके अंतर है, और ये जो सरफेस है इस गेम को निर्धारित, इसकी गति को निर्धारित करते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अलग अलग आप देखोगे खिलाड़ियों की विशेषता होती है, कुछ ग्रास सरफेस पे बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ अपने अभी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, उसके बारे में आपने सुना होगा। वो जो ये फ्रेंच ओपन वाला है लाल बजड़ी, उसके वो सुल्तान बादशाह कहे जाते हैं। तो अलग अलग गेम में अलग अलग खिलाड़ियों की विशेषता होती है। गेम की जो स्पीड है उसको निर्धारित करने में ये सरफेस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्लियर? ये महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर चर्चा में आया तो हमने विस्तार से समझ लिया कि ग्रैंड स्लैम क्या है, ग्रैंड स्लैम के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, ओपन एरा क्या है और सरफेस में क्या अंतर है। क्लियर? अन्य जो सरफेस है उसको भी ध्यान में रखिएगा। फ्रेंच ओपन कहाँ पे? रेड क्ले। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड सरफेस, और जो विंबलडन है वो ग्रास पे, घास पे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है।
अब देखो ये सवाल पूछा, दूसरा स्टेटमेंट देखो कि रोहन बोपन्ना ओपन युग में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सर्वाधिक आयु के पुरुष खिलाड़ी बन गए। ये 43 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने ये खिताब जीता है, पुरुष युगल का खिताब इन्होंने जीता है। अपने ऑस्ट्रेलियन जो इनके साथी रहे हैं उनके साथ इन्होंने ये खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन इनके जो मैथ्यू एब्डेन है, नाम ध्यान में रखिएगा, मैथ्यू एब्डेन, पुरुष युगल का खिताब जीता है मैथ्यू एब्डेन के साथ 43 वर्ष में। ओपन एरा में जीतने वाले सर्वाधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, इसीलिए यह सवाल पूछा गया था आपसे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। इससे पहले जो थे एक 37 वर्षीय खिलाड़ी थे, उन्होंने जीता था। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि रोहन बोपन्ना सर्वाधिक आयु किनके साथ जीते, तो इनके सहयोगी खिलाड़ी कौन थे? मैथ्यू एब्डेन, उनका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। पूछा कौन सा कथन सही है? पहला गलत है, केवल 2 विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखो ये जो सरफेस के बारे में हमने बात करा था, क्ले, हार्ड और ग्रास, इसी से संबंधित है। ठीक है, गेम की स्पीड को देखो, यहाँ पे एक इमेज में ये भी दर्शाया गया है कि गेम की गति को दर्शाता है, ये स्लो से फास्ट हो रहा है, सरफेस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। देखिए आप लोग, पर्यावरण एवं सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा साहेल क्षेत्र कई देशों तक विस्तृत है। इस संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ एक एरिया देखो, इस तरह के सवाल पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। पिछले साल भी यूपीएससी ने पूछा है, आगे भी कि किसी क्षेत्र में ये टर्म दे दिया कि ये साहिल क्षेत्र, बाल्कन, ये इसमें कौन से देश शामिल हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में होना चाहिए कि साहिल क्षेत्र कहते कहाँ, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अफ्रीका का क्षेत्र है। अब देखो कि आओ इसमें सवाल क्या, कौन कौन से देश हैं? मिस्र, मॉरिटानिया, चाड, माली, बुर्किना फासो। उपयुक्त में से कितने देश साहिल क्षेत्र का हिस्सा हैं? अब एक तो ये सीधे ध्यान में रखना है कि साहिल क्षेत्र अगर कहा तो कहां से संबंधित हो जाएगा साहिल क्षेत्र? ये हो जाएगा नॉर्थ एंड सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, ठीक है। आप एक पूरी पट्टी आप देखोगे कि अफ्रीका में, अभी हम लोग इमेज में देखेंगे, ये देखो, अगर हम इसको अफ्रीका महाद्वीप मान लें, इमेज ये जो मैंने मैप बनाया ये किसी काम का नहीं है, बट समझने के लिए समझ लो। ये वाला जो ये उत्तरी अमेरिका क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र हो गया। यहाँ आप देखोगे तो इसे सहारा का क्षेत्र है, सहारा मरुस्थल का। इसी के पैरेलल जो है ये साहिल क्षेत्र है। ठीक है, और इधर आप देखोगे फिर सवाना क्षेत्र हो जाएगा। अब देखो ये एक ट्रांजिशन दर्शा रहा है, सहारा का जो शुष्क, एकदम से शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, उससे सवाना के क्षेत्र में ट्रांजिशन दिखलाता है। ये सेमी एरिड, अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, सहारा का क्षेत्र क्या हो जाएगा? सहारा का क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, और ट्रांजिशन दर्शा रहा है सहारा मरुस्थल से सवाना के तरफ का, सवाना वनस्पति के तरफ का। क्लियर? पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अफ्रीकी कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जल विद्युत संसाधनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, खनिजों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्लियर? काफी महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में क्या हुआ है कि यहाँ काफी हिंसाग्रस्त क्षेत्र है। सूडान का क्षेत्र आप देखोगे अगर यहाँ पे, तो सूडान का क्षेत्र है, सूडान में काफी हिंसा चल रहा है लंबे टाइम से, आप देखोगे उसके कारण जो है काफी मतलब तनावग्रस्त रहा है यह क्षेत्र, जो साहेल रीजन है। इसी कारण ये जो है आपसे, एक तो पर्यावरणीय चिंता है ही, मतलब और उसके अतिरिक्त जो है, जो हिंसा है, पलायन है लोगों का, ये भी इस क्षेत्र में बड़ी समस्या रही है। इसी कारण ये अक्सर न्यूज़पेपर में आप देखोगे इसके बारे में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आ रहे थे। अब पूछा है कौन से देश इसमें शामिल है। इसमें कुल मिलाकर 10 देश शामिल है, उसमें से 4, मिस्र इसमें शामिल नहीं है, मॉरिटानिया, चाड, माली, बुर्किना फासो शामिल है। तो विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको इमेज के थ्रू देख सकते हो। ये देखो, ये जो है हमारा साहेल क्षेत्र है। ठीक है,
ये आप देखोगे यहां पे जो है सहारा का क्षेत्र है और सहारा के ठीक नीचे जो है ये मतलब आप साहेल क्षेत्र है। अब इसमें यूएन के अनुसार 10 देशों को साहेल में शामिल किया गया है। आप यहाँ पे देखो स्नेगल है, गिनी है, मारिटोनिया है, माली है, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है इरिट्रिया का भी इसमें शामिल है। 10 देश हैं, कैमरून, गाम्बिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया। ये यूएन के अनुसार कुछ अलग अलग जगहों का अगर सोर्स देखोगे तो अलग अलग क्षेत्रों को भी ये शामिल कर लेते हैं। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि यूएन ने जिन 10 देशों को साहेल क्षेत्र में शामिल किया उन 10 देशों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? अब देखो 4 तो आपके विकल्प में ही है, मॉरिटोनिया हो गया, चाड हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया। इसके अतिरिक्त अगर आप देखोगे तो कैमरन है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है, नाइजर है, नाइजीरिया है, ठीक है, नाइजर है, नाइजीरिया है, कैमरन है, गाम्बिया है, माली है। गाम्बिया और माली, ठीक है। ये देश जो है शामिल हैं इसमें साहेल क्षेत्र में। महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, संभव है कि यहां से सवाल पूछा जाए। क्लियर? अगला प्रश्न है जो संभवतः अंतिम प्रश्न है हमारे इस अंतरराष्ट्रीय संबंध करंट अफेयर्स वाला जो सेगमेंट है उसका। प्रश्न संख्या 92 ये पूछ रहा है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला किनमेन द्वीप, फिर से एक लोकेशन बेस्ड सवाल है, यूपीएससी का बहुत फेवरेट सवाल रहता है कोई भी चर्चा में, जैसे साहेल क्षेत्र हुआ, लोकेशन, एरिया, इस तरह के, सेम उसी तरह किनमेन द्वीप। अब पूछ लेगा आपको सीधे सीधे कि कहां से संबंधित है। बेसिक बातें तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। प्रश्न को देखते हैं। कभी कभी समाचारों में रहने वाला किनमेन द्वीप के मुद्दे का निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखोगे कि जो किनमेन आइलैंड है ये आपको ताइवान के अधिकार में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रख लो कि ताइवान का अधिकार वाला क्षेत्र है ये। अब इससे देखो कि हम दो चीजों को ये कर सकते हैं, हटा सकते हैं। चीन और जापान वाला, ये वाला विकल्प तो एकदम हट गया, पूर्वी चीन सागर में चीन। अगर आपको इतना पता है किनमेन आइलैंड ताइवान में है। किनमेन आइलैंड के लोकेशन को देखो पहले, फिर हम आते हैं इस पे विस्तार से। ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक देख रहे हो द्वीप, ये किनमेन आइलैंड है, और ये आपको ताइवान है, और ये चीन है। चीन और ताइवान के बीच में ये यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर में ही समझ लो है ये, और ताइवान का इस पे अधिकार है। अभी हाल ही में क्या हुआ था, क्यों ये चर्चा में रहा? एक तो चीन की दादागिरी आप समझते हो चलते रहता है हर जगह। आप पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको एक तरह से धता बताकर जो छोटे देश हैं उस पर अपना अधिकार एक तरह से अपना धौंस जमाने का प्रयास करते रहता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आईआर में पढ़ते ही रहते हैं। इससे संबंधित जितनी भी मतलब छोटे छोटे, विशेषकर दक्षिण चीन सागर में जो चीन की गतिविधि है वो हमेशा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 डैश लाइन के बारे में पूछ लिया है, पूर्व में पूछा गया है ऐसे प्रश्न। या आप देखोगे कुछ द्वीप के साथ, जापान के साथ उसका विवाद है, वियतनाम के साथ विवाद है। पूरे आप इस क्षेत्र में देखोगे कि चीन जो है एक तरह से अपना मतलब अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग करके एक तरह से छोटे राष्ट्रों पर अपना मतलब दबदबा कायम करने का प्रयास करता है। उसी का एक एग्जाम्पल है ये भी किनमेन आइलैंड। ताइवान के साथ तो उसका अलग ही एक विवाद है। ताइवान को तो वो एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता ही नहीं, अपना हिस्सा मानता है। तो उस संदर्भ में ये किनमेन द्वीप में हाल ही में क्या हुआ कुछ दिन पहले कि कुछ दो मछुआरे थे जिनको कि ताइवान के तटरक्षक बलों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वो भागने का प्रयास कर रहे थे, उस चक्कर में उनकी गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तनाव काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ पे मतलब जो ताइवान द्वारा कहा गया है चीन से, जो यथास्थिति बना हुआ था लंबे समय से, वहाँ जो स्थिति बनी हुई है, यथास्थिति बनी है, उसको बना रहने देना। और अभी ताइवान में जो है
इलेक्शन भी होने हैं और उसमें ये किनमेन आइलैंड के लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे। अभी ताइवान में इलेक्शन प्रस्तावित है आगे, तो किनमेन आइलैंड के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके कारण जो है ये पूरा चर्चा में रहा और चीन जो है यहाँ पे अपनी गतिविधियाँ जो है अपनी सैन्य गतिविधियाँ बढ़ाने का एक तरह से प्रयास कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा इससे संबंधित है। क्लियर? किनमेन आइलैंड किसके कब्जे में है या किसका अधिकार क्षेत्र है? तो ताइवान का। कहाँ पे विवाद का स्थिति कहाँ पे है? चाइना और ताइवान के बीच में। ठीक, क्या कारण रहा? मछुआरों की भागने के प्रयास में दो चीनी मछुआरों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है तनाव बढ़ जाता है, चीन द्वारा अपनी सैन्य गतिविधियां वहां बढ़ाई जाती है। ताइवान द्वारा आग्रह किया जाता है कि यथास्थिति बनाए रखा जाए और अभी हाल ही में ताइवान में जो है इलेक्शन है, इस संदर्भ में राष्ट्रपति चुनाव है, उसके संदर्भ में ये पूरा मुद्दा चर्चा में था। अब आते हैं वापस से प्रश्न पे। अब देखो कि पढ़ो इसमें विकल्प सी जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की तैयारी में संलग्न ताइवान ने इस द्वीप पर चीन अपना दावा करता है। अभी चीन तो पूरे ताइवान पे ही दावा करता है। इसका क्या विवाद है उसको भी हमने समझ लिया है, तो यही जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे किनमेन द्वीप। लोकेशन भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये था हमारा जो अनुभव 5 का पहला पार्ट था, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, करंट अफेयर्स और विविध खंड के जो प्रश्न थे उसको देखा। अभी हम लोग अगले पार्ट में हम लोग जो है इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।